स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, so let's understand today we'll take how to find out the residential status of an individual. Yes. Now for an individual, we have to first find out that whether he is a resident or not. The first step, मतलब ये आपको एक फ्लो चार्ट को दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं that whether he is a resident or he is a non-resident, for which we have laid down certain basic condition. We have laid down some fundamental condition. अगर वो इंडिविजुअल उन फंडामेंटल कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो ही इज़ अ रेजिडेंट. अगर उनको फुलफिल नहीं कर पाता है तो ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट. अगर वो नॉन रेजिडेंट है फिर हमें कुछ फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, डिसाइड हो गया ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट. अगर वो रेजिडेंट है यानी कि कुछ बेसिक कंडीशन या जो फंडामेंटल कंडीशन है अगर वो उनको सेटिस्फाई कर पा रहा है तो फिर हमें एक और चेक करना पड़ता है फर्दर कि देन वेदर ही इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओ आर मीन्स ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और वेदर ही इज़ अ नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस दी हुई हैं. दैट मीन्स अगर हमें इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है तो हमें we need to have a very clear understanding of what are those basic conditions and what are those additional conditions. और ये rules for determining the residential status, they are defined under section 6. They are defined under section 6 of Income Tax Act. बाकी इनके डिफरेंट सब सेक्शन से डिफरेंट पार्ट्स हैं दैट यू कैन गेट फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो. अदरवाइज जो मेजर सेक्शन से आई राइट इन माई प्रेजेंटेशन. ठीक है, बिकॉज फॉर मी दिस सेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है कंटेंट्स, बिकॉज वेन एवर इट कम्स टू द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस सेक्शन. एंड माई यू कैन से अटेम्प्ट in these presentation will be to clarify the contents or the provisions of the various section. तो मैं दोबारा उन्हीं चीज़ों पे आ रहा हूँ. इंडिविजुअल के केस में पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि वो रेजिडेंट है, और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो उसके बाद एकदम डिसाइड हो जाएगा कि ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट. फिर हमें कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर वो रेजिडेंट है तो फिर फर्दर चेक करते हैं कि डेट वेदर ही इज़ अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ही इज़ अ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट वो है या नहीं है, उसके लिए ही हैज़ टू सेटिस्फाई सम बेसिक कंडीशन. Once he is proved as a resident, then to find out whether he is a ordinarily resident or a non-ordinarily resident, there are certain additional conditions. There are certain additional conditions. तो अब हम लोग जल्दी से मूव करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज बेसिक कंडीशंस एंड व्हाट आर दीज एडिशनल कंडीशंस. ओके, सो लेट्स सी दीज बेसिक कंडीशन फर्स्ट given under section 6. First condition is that he is in India. He is in India during the previous year. Yeah, he stayed in India during the previous year for minimum 182 days. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. When I started this topic, so I made a mention that he stayed in India during the previous year for minimum 182 days, or he stayed in India
he stayed in India during the previous year for minimum 60 days. These days are important. For minimum, this is MIN, for minimum 60 days, and 365 days during the 4 years immediately preceding the relevant previous year. You just note down, it is stayed in India. The second condition is stayed in India during the previous year for minimum 60 days and 365 days during the 4 years, during the period of 4 years which are immediately preceding, यानी कि which are immediately before the relevant previous year. Relevant previous year. तो इन कंडीशन को समझने के लिए आपको ये डेटा आपको याद होना चाहिए. फर्स्ट 182 डेज और 60 प्लस 365. Now what does this rule says? This rule says कि in order to be a resident, इंडिविजुअल को या तो कंडीशन ए फुलफिल करनी है या कंडीशन बी फुलफिल करनी है. कंडीशन ए जो कि आपके लिए बहुत सिंपल है, इट्स वेरी वेरी क्लियर कि उसका जो मिनिमम जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है दैट शुड बी ऑफ 182 डेज. बी थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं एक बार. व्हाट इज दिस कंडीशन बी सेज? कंडीशन बी का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें he should have stayed for minimum 60 days. और इस प्रीवियस ईयर से पहले जो उसके 4 साल बनते हैं, जो उसके 4 years काउंट होंगे, उस प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल में, ठीक है, he should have stayed for minimum 365 days. तो अब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले you identify what is the assessment year. Suppose हमें assessment year हमें दिया हुआ है 2019-20 assessment year हमें दिया हुआ है 2019-20. इसका मतलब what is the previous year? Previous year क्या होता है? The year immediately before the assessment year. So this will be by default 2018-19. तो एक तो आप ये चेक करेंगे कि 2018-19 में उसका कितना स्टे बनता है. अगर उसका स्टे हो जाता है 182 डेज या उससे ज़्यादा, इसका मतलब ही हैज़ फुलफिल्ड द फर्स्ट कंडीशन. हमें सिर्फ दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी है. दोनों कंडीशन नहीं पूरी करनी. बेसिक कंडीशंस हमें 2 दी हुई हैं, ए और बी. तो या तो आपको कंडीशन 1 पूरी करनी है या आपको कंडीशन नंबर 2 पूरी करनी है इन द नॉर्मल केसेस. तो कंडीशन ए क्या कहती है कि या तो आपका स्टे हो 18-19 में 182 डेज का, दैट इज़ 1. अगर किसी रीज़न से आपका स्टे 182 डेज का नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि if he has stayed, let us say he should have stayed for minimum 60 days, यानी कि 18-19 के अंदर उसका जो मिनिमम स्टे है that should be of 60 days. और इससे पहले जो 4 साल निकल के आएंगे, let's find out the block of 4 years. कुछ नहीं करना, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए. तो 17-18, फिर आपका हो जाएगा क्या नाम है 16-17, ऐसे ही 15-16 और यहाँ पे आ जाएगा 14-15. यानी कि ये जो ड्यूरेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2014 to 31st March 2018, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में व्हाट इज़ द स्टे, अगर उसका वो स्टे जो है वो 365 डेज या उससे ज़्यादा बनता है, इट मीन्स ही हैज सेटिस्फाइड द कंडीशन नंबर 2. तो अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो दैट मीन्स ही इज़ अ रेजिडेंट. लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो सेकंड चॉइस है, सेकंड चॉइस ये वाली कि प्रीवियस ईयर में मिनिमम स्टे शुड बी 60 डेज और उससे पहले वाले जो 4 साल हैं उसमें मिनिमम स्टे शुड बी ऑफ 365 डेज. तो ये जो चॉइस है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द 2 केसेस.
तो पहले वो दो केसेस देख लेते हैं, कौन कौन से वो दो केसेस हैं जहाँ पे आपको चॉइस नंबर 2 इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पूरी करनी होगी विच इज़ ऑफ 182 डेज। तो वो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं वेयर द सेकेंड चॉइस इज नॉट अवेलेबल, और जिसको हम कंडीशन बी बोलते हैं, दैट इज नॉट अवेलेबल। नंबर 1, an Indian citizen who leaves India during the previous year in connection with the employment, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और ड्यू टू हिज जॉब और बाय द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही हैज टू लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से केसेस आ सकते हैं? एन इंडियन सिटीजन हु इज टोटली अनएम्प्लॉयड एंड he went abroad for the job। जैसे देखेंगे बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, स्पेशली इन द मैकेनिकल स्ट्रीम या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। तो बहुत बार क्या होता है कि जब उनको जॉब इंडिया में नहीं मिलती तो दे नॉर्मली गो टू द मिडल ईस्ट कंट्रीज, बेसिकली द कंट्रीज लाइक कुवैत एटसेट्रा, जहाँ पे उनको रिफाइनरीज में या बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वेयर दे गेट इजली एब्जॉर्ब्ड। सो a person was unemployed in India and just for the sake of job he went to Canada, he went to Middle East, he went to US or he went to some other country and started working there। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट रीजन क्या आ गया? an Indian citizen who leaves India during the previous year for the sake of employment। और या फिर the case number 2 can be an Indian who is already employed in India, of course, who is already employed in India, that means he was working in some Indian company and he was sent abroad on some foreign assignment, this can be case number 2। बहुत सारे employees हैं, the lot many persons who are working in the IT sector, तो आप बहुत बार देखेंगे कि उनके जो भी बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो दे सेंड लॉट्स ऑफ इंडियन, मैनी ऑफ द इंडियंस दे जॉइन दिस MNC जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली बिकॉज दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द फॉरेन असाइनमेंट। तो ऐसे जितने भी इंडियन हैं जिनको यहाँ की कंपनी बाहर भेज देती है ऑन सम ओवरसीज वर्क, ऑन सम ओवरसीज असाइनमेंट, राइट, सो दे कम्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इनके लिए चॉइस बी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये रेजिडेंट तभी माने जाएंगे when they have remained in India for minimum 182 days। इनके लिए कंडीशन नंबर 2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस पॉइंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक दूसरा केस आता है जहाँ पे फिर कंडीशन नंबर बी इज नॉट एप्लीकेबल, where this condition B is not applicable, और वो क्या होता है? वो होता है POI। POI क्या होता है? POI होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन who came on a visit to India, who came on a visit to India, this word is very very important, during the previous year। विजिट का मतलब क्या होता है? आप कुछ टाइम के लिए आए, यू डोंट केम परमानेंटली हियर, यू केम फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसलिए आपको एग्जाम में इसका मतलब बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। अगर कोई इंडियन है जो कई सालों से फॉरेन में काम कर रहा है और उसको मान लो इंडियन कंपनी अब उसको परमानेंटली इंडिया में वापस बुला लेती है, तो इसका मतलब ही इज़ नॉट ऑन विजिट टू इंडिया। विजिट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए इंडिया आए हैं, maybe to meet your relatives, to meet your friends, to attend some function, to attend some seminar, or to meet any of your clients for example, and then your objective is to return back।
विजिट का मतलब ये होता है आप इंडिया में आए हैं एज अ गेस्ट, यू हैव नॉट कम टू इंडिया टू स्टे हियर ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो बहुत बार एग्जाम में लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, वी आर नॉट एबल टू मेक आउट दैट वेदर ही इज कमिंग ऑन अ विजिट और नॉट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वर्ड वहाँ पे आपको विजिट लिखा मिलेगा। तो उसके लिए आपको देखना क्या है कि दैट व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द पर्सन इन कमिंग टू इंडिया। अगर उसका फॉरेन में काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और फिर वो इंडिया आ रहा है, तो इसका मतलब ही इज़ नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, नाउ ही इज़ गोइंग टू सेटल डाउन इन इंडिया। तो उस केस में he will not fall into this particular category. And similarly, अगर किसी भी पर्सन जो है जो बहुत टाइम से इसको कहीं बाहर भेजा हुआ था, अब उसको इंडियन कंपनी ने यहाँ कॉल कर लिया है टू वर्क ऑन देयर इंडियन प्रोजेक्ट्स, and now he is to remain in this country on a permanent basis, so again he has not come to India for a visit. So that is why this word is very very important. तो ये जो दो केसेस मैंने आपको बताए हैं, an Indian citizen who is living India for the purpose of employment, or second a person of Indian origin who has visited India during the previous year, उनके लिए जो सेकेंड चॉइस है कंडीशन बी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इफ़ so that means they will be resident only when they have stayed in India in the previous year for minimum 182 days. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपको कंडीशंस जो है मतलब दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर. यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. अब इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा मतलब जस्ट इफ आई गो इनटू द लॉजिक, ये रूल्स शायद इसलिए बनाए गए होंगे बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर सपोज कोई पर्सन यहाँ पे आ जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, एंड लेट अस से ही कम्स टू इंडिया, ही स्टे फॉर लेट अस से 2 or 3 months विद हिज पेरेंट्स, फिर इससे पहले भी वो 3-4 बार आता रहा और कुछ टाइम वो रुकता गया इंडिया के अंदर, तो पता चला वो खाम क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया, और जितनी उसकी फॉरेन इनकम थी दैट ऑल बिकम टैक्सेबल इन इंडिया. आप देखेंगे ना बहुत सारे इंडियंस होते हैं जो कई सालों से जॉब कर रहे होते हैं बाहर कंट्रीज़ में, और बहुत बार क्या होता है जब भी उनको क्रिसमस ब्रेक मिलता है तो दे कम बैक टू इंडिया टू स्पेंड सम फैमिली टाइम, और जब वो इंडिया में आते हैं तो नॉर्मली वो 2-3 महीने आके वो रुक जाते हैं. तो पता चला कि अगर हमने उनको चॉइस नंबर बी दे दिया, दैट मीन्स इफ़ यू मेक देम फॉल यू कैन से अंडर चॉइस बी, तो उस केस में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट दे विल बिकम रेजिडेंट, और जैसे वो रेजिडेंट बनेंगे तो पता चला कि वो जितनी उनकी इनकम थी वो सब यहाँ पे आके क्या होगी, टैक्सेबल हो गई. फिर तो बेचारे वो इंडिया में आना ही छोड़ देंगे, और दे विल कम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सिर्फ वो इंडिया में हाथ लगाने के लिए आया करेंगे, इसका मतलब, राइट. एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू गिव देम सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब मैंने यहाँ पे एक टैग दिया था यहाँ पे आपको, POI. तो what is the meaning of this word POI, that is known as a person of Indian origin. Again मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी पैन का फॉर्म भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरते हैं, इवन व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा और समथिंग, तो वहाँ पे भी एक कॉलम बना होता है जिसको हम कहते हैं POI. Now what is the POI? A POI, one, he is an Indian citizen who is born in India, of course, or his parents, that means father, mother, or grandparents, either from the mother side or from the father side, either from the maternal side or from the paternal side, यानी कि उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, अगर उनमें से कोई भी, if they are born in undivided India means before partition. तो partition कब हुआ था, 1947 में, that means when India got independence हो गई. तो 1947 से पहले जिनका इंडिया के अंदर बर्थ हुआ है, चाहे उस आदमी के वो पेरेंट्स हों, चाहे उसके ग्रैंड पेरेंट्स हों, ठीक है. सो इन ऑल दीज केसेस that individual becomes a person of Indian origin. He becomes a person of Indian origin. So तो ये this is a very very important definition. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ,
if any individual is born in India, that means he is an Indian citizen, though by default he becomes a person of Indian origin straight away. Or else, if his parents or grandparents, if they are born in undivided India, that means before partition, so he is again a person of Indian origin. Now, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं. अगर आप ये बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अ नॉन रेजिडेंट. अगर आप बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर अ रेजिडेंट. और फिर उस केस में हमें फिर देखना है कि वेदर यू आर अ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और यू आर अ नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें देखना होता है दैट ही मस्ट सेटिस्फाई सम एडिशनल कंडीशन, सम एडिशनल कंडीशन. तो दोबारा एक बार आप ये फ्लो चार्ट देख लीजिए. सबसे पहले हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, बेसिक कंडीशन. इफ द आंसर इज यस, it means he is a resident. If the answer is no, he is a non-resident. अगर वो रेजिडेंट है तो फिर यहाँ पे देखते हैं that what about the additional condition, what about the additional condition, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. अगर आपका आंसर यस में आता है तो इसका मतलब ही इज़ अ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. मैं इसको ओवर लिख रहा हूँ शॉर्ट में बिकॉज इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे. और अगर आपका आंसर नो में आता है इट मीन्स ही इज़ अ नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. So that is how we decide the residential status of the individual. तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज द एडिशनल कंडीशन. अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो वी टॉक अबाउट द एडिशनल कंडीशन. अब एडिशनल कंडीशन आपको दोनों फुलफिल करनी है. जैसे बेसिक कंडीशन में तो वहाँ पे चॉइस थी, आपको कंडीशन या तो ए फुलफिल करनी है या बी फुलफिल करनी है. लेकिन कुछ केसेस मैंने बताया जहाँ पे वो चॉइस भी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको सिर्फ कंडीशन ए फुलफिल करनी होती है. लेकिन जो एडिशनल कंडीशंस हैं, दो एडिशनल कंडीशंस दी हुई हैं इसके अंदर और आपको दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी होती है. व्हाट आर दोज एडिशनल कंडीशन? नंबर 1, दैट he should be the resident in India according to the basic condition. I am repeating. He should be the resident in India according to the basic condition for at least 2 out of 10 years. For at least 2 out of any 10 years preceding, ये word फिर से आएगा, preceding the relevant previous year. यानी कि जो आपका असेसमेंट ईयर आपको दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस ईयर बनता है उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. और उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली 10 साल पहले का जो ब्लॉक है, उससे इमीडिएटली पहले जो 10 साल का जो टाइम ब्लॉक बनता है, जो ड्यूरेशन निकल के आ रही है, उन 10 साल में किसी भी 2 साल में अगर वो रेजिडेंट है, ही शुड बी अ रेजिडेंट. दैट इज़ योर फर्स्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट. रेजिडेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे? On the basis that whether he is fulfilling any of the 2 basic conditions or not. अगर उसने कोई भी बेसिक कंडीशंस पूरी कर दी है किसी भी 2 साल के अंदर तो that means he has fulfilled the first additional condition. और कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है that he has stayed for minimum 730 days. For 7 years within the time frame of 7 years preceding the relevant previous year. मैं यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ,
मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि या तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ही शुड बी अ रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, और कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि उसको कम से कम उसका जो स्टे बनना चाहिए 730 डेज़ का बनना चाहिए। कितने सालों में? 7 ईयर्स में। अगेन प्रेसिडिंग, ये कंडीशन भाई ये चीज़ आपने वही की वही लिखी है यहाँ पे, प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्रेसिडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसलिए मैंने सारी कंडीशंस यहाँ बोर्ड पे लिख दी हैं। आप जैसे जैसे कंडीशंस का आप पढ़ते जाए उनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएँ, so that you can preserve for the examination also. Now the final 1 or 2 points before I just close this presentation. First, it is not necessary that a person should stay at the same place. जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ स्टे निकालते हैं बस सिर्फ इतना सफिशिएंट है दैट ही शुड स्टे इन इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे रुके। ही कैन बी इन दिल्ली, नासिक, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, वो कहीं मर्जी घूमे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ही कैन स्टे एट द मल्टीपल प्लेसेस। नंबर 2, ऐसा भी कहीं ज़रूरी नहीं है दैट ही शुड स्टे एट अ सिंगल स्ट्रेच। ही शुड स्टे एट अ सिंगल स्ट्रेच। He should stay at a single stretch. ठीक है, 2 महीने रुका यहाँ पे, फिर श्रीलंका चला गया घूमने के लिए, फिर थोड़ा सा घूम के वो फिर कन्याकुमारी आ गया, फिर कुछ टाइम फिर घूमा यहाँ पे, फिर नेपाल चला गया, फिर वापस इंडिया आ गया। तो ये दैट इज पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों जो है कंडीशंस नहीं है यहाँ पे। He could have stayed at the same place or he might stay at the multiple places. And number 2, it is not necessary also that he should stay for the entire duration at a single stretch. He can stay, you can say, at the multiple intervals also. तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मैटर करती है कि जब भी हम डेज कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो वैसे तो जब भी अगर हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो भी पर्सन जब इंडिया आते हैं, राइट, तो उनका जो पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ अराइवल, और आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर दे मूव बैक टू द फॉरेन कंट्री तो वहाँ पे लिखा होता है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डिपार्चर। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट स्टे। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं दे रखी होती है कि जहाँ पे आपको पूरा पासपोर्ट का स्नैपशॉट दे रखा होगा विद द टाइम ऑफ अराइवल एंड द टाइम ऑफ डिपार्चर। तो नॉर्मली उसमें हम लोग क्या करते हैं, द डे ऑफ हिज एंट्री इन इंडिया एंड द डे ऑफ एग्जिट बोथ आर इंक्लूडेड। मैं रिपीट करता हूँ, बोथ आर इंक्लूडेड। अदरवाइज तरीका ये होता है टैक्सेशन पर्पज़ के लिए कि वी लुक एट द अराइवल टाइम एंड द डिपार्चर टाइम। लेकिन अगर ये डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी काउंट हिज डे ऑफ एंट्री इन इंडिया एंड द डे ऑफ एग्जिट फ्रॉम इंडिया while calculating his days of stay. So this was you can say the rules for determining the residential status of the individual. So in the next presentation I am going to take some numericals, some examples on calculating the residential status of the individual, right? So I hope you might have liked this presentation. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई queries हैं, you can always put your queries in the inbox so that I can just come back to you. Thank you all.